वेलकम टू आइनॉक्स। आज लिनक्स अंडरस्टैंडिंग की सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंस्टॉलेशन वगैरह को देखा था कि इंस्टॉलेशन में कौन कौन से पैकेजेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और इंस्टॉलेशन मेथड्स कौन से हैं। सेकंड लेक्चर में हमने शेल एंड बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह को डिस्कस किया था। शेल कौन से हैं, इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है और इसके बेसिक ऑपरेशंस क्या हैं। आज इसी सीरीज़ का हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। इसमें भी 2 पॉइंट्स हमने बनाए हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक सिक्योरिटी और दूसरा उसका नेटवर्किंग। देखें, हमने इससे पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड कैसे करना है। अब लिनक्स से लोग घबराते हैं कि ये मुश्किल है या इसको समझने में थोड़ा सा वो हेजिटेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। It's a very good and very easy to understand, but you have a little interest in it. तो लिनक्स के लिए टोटल इसको समझने के लिए जिन पॉइंट्स की ज़रूरत है वो 4-6 ही पॉइंट्स हैं। पहले वाले लेक्चर्स में भी हम यही डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि किसी भी इशू को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर उसको याद करना ज़रूरी नहीं है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वंस यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक, फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में भी आपको कोई इशू नहीं होगा। अब जैसे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेटवर्क एंड सिक्योरिटी को, तो इसके हमने 2 अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 डिफरेंट पोर्शन में इसको डिवाइड किया है कि इसकी सिक्योरिटी और दूसरा इसकी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और सिक्योरिटी के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी क्या है। अब लिनक्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी क्यों है, मतलब सिक्योरिटी व्हाई इज़ दैट नेसेसरी फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैव द सिक्योरिटी सिस्टम। इसलिए कि आप उसमें एप्लीकेशंस को रन करते हैं, आपका उसके अंदर डेटा मौजूद है और आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपका डेटा या आपके उस रिसोर्सेज को अनऑथोराइज्ड लोग एक्सेस करें। अब उस एक्सेस को इन्फोर्स करने के लिए मेथड्स कौन से हैं, तो मेथड्स जो आपको लिनक्स प्रोवाइड करता है उसमें SE लिनक्स, सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स आपको वही मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। फिर ऐप आर्मर है और फिर फायरवॉल है। ये 3 डिफरेंट तरीक़ों से आप अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। तो व्हाट इज़ सिक्योरिटी एनहांस्ड लिनक्स, SE लिनक्स, C लिनक्स, आप इसको कुछ भी कह लें, दैट इज़ कर्नल सिक्योरिटी मॉड्यूल। अब कर्नल सिक्योरिटी मॉड्यूल क्या है, जो आपके लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन में एज ए पार्ट ऑफ कर्नल आपको अवेलेबल है, लेकिन नॉट इन एवरी लिनक्स। ये आपको CentOS बेस्ड जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके अंदर आपको अवेलेबल होगा। अब ये है क्या, इट प्रोवाइड्स यू द मैकेनिज्म टू एनहांस द एक्सेस कंट्रोल ऑफ योर एप्लीकेशंस एंड सिस्टम ऑफ योर सिस्टम। अब ये इसको करता कैसे है, ये मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल MAC जिसको कहते हैं उसको इन्फोर्स करता है। सेकेंड वन इज़ द ऐप आर्मर। ऐप आर्मर क्या है, ऐप आर्मर भी एक एप्लीकेशन बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपको सिक्योरिटी की फीचर्स प्रोवाइड करता है। और किस किस से मुतल्लिक ये बात करता है, हम देखते हैं इसकी फर्दर डिवीजन्स क्या हैं। ऐप आर्मर आपके प्रोग्राम्स को प्रोटेक्ट करता है, आपकी नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, आपकी सॉकेट्स को प्रोटेक्ट करता है और आपको 0 डे एक्सप्लॉइट्स से भी प्रोटेक्ट करता है। अब अगर हम 0 डे एक्सप्लॉइट्स को देखें तो जिन लोगों को सिक्योरिटी की बेसिक नो हाउ है, जिनको नॉलेज है, वो तो जानते हैं कि 0 डे एक्सप्लॉइट्स क्या होते हैं। लेकिन फॉर द बिगिनर्स जिनको 0 डे एक्सप्लॉइट्स का नहीं पता, जैसे देखें वायरस जब आपके कंप्यूटर में अटैक करता है तो आपका जो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो उसको डिटेक्ट करता है। अब ये उसको डिटेक्ट कैसे करता है, देखिए वो उसकी डेटाबेस में ऑलरेडी उस वायरस की डेफिनेशन, उसका बिहेवियर, उसके इफ़ेक्ट्स, इस तरह की जितनी अदर चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर मौजूद होती हैं, उनसे उनको मैच करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। अब लेट्स सपोज कि एक ऐसा वायरस है जो आज ही लिखा गया है और उसने आपके कंप्यूटर को डैमेज कर दिया, तो आपका जो एंटीवायरस है वो आज वाले वायरस को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी डेटाबेस में डेफिनेशन मौजूद नहीं है, उसका मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। दैट वायरस इज़ टोटली अननोन टू योर एंटीवायरस एप्लीकेशन। इस केस में क्या होगा, इस केस में इस वायरस को 0 डे वायरस कहते हैं, 0 डे एक्सप्लॉइट्स कहते हैं।
तो ऐप आर्मर इस हवाले से एक अच्छी एप्लीकेशन है जो कि 0 डे आपके वायरसेस और एक्सप्लॉइट्स को भी डिटेक्ट करता है और आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। अब ये कैसे करता है? बाय एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द ट्रैफिक एंड एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ दैट एप्लीकेशन। इस हवाले से ये एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है जो कि उस बिहेवियर को एनालाइज करते हुए आपकी मशीन को प्रोटेक्ट करती है। तो दिस इज़ द सेकंड ऑप्शन। सिक्योरिटी में आप अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? बाय यूजिंग SE Linux एंड बाय यूजिंग ऐप आर्मर। व्हाट इज़ द थर्ड ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन इज़ टू हैव द फायरवॉल। अब फायरवॉल क्या है? ठीक है, फायरवॉल का काम है बेसिकली दो नेटवर्क्स के दरमियान में रहना और इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर करना। फायरवॉल के लिए बेसिक जो एप्लीकेशंस हैं वो लिनक्स में कौन सी हैं? वो एक नेट फिल्टर है, IP टेबल्स है, NF टेबल्स है। नेट फिल्टर इज़ अ पार्ट ऑफ कर्नल प्रोवाइडेड बाय द कर्नल, जो नेटवर्क रिलेटेड फंक्शंस से की जो सिक्योरिटी है उनको इन्फोर्स करता है। IP टेबल इज स्टेटफुल एंड ओपन सोर्स, जो आपको नेट भी प्रोवाइड करता है। लेकिन IP टेबल्स काफ़ी पुराना हो चुका है और इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी ज़रूरत ही बेसिक ऑपरेशंस की हैं, वो इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको सुपरसीड किया है NF टेबल्स ने। NF टेबल्स इज़ ऑल्सो अ सब सिस्टम ऑफ कर्नल जो कि फ़िल्टरिंग और क्लासिफिकेशन भी करता है। फ़िल्टर करना इज़ डिफरेंट एंड क्लासिफिकेशन करना इज़ डिफरेंट। तो ये आपको क्लासिफिकेशन की फैसिलिटी भी देता है। अब ये 3 एप्लीकेशन हैं जिनके ज़रिए आप फायरवॉल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लिनक्स बेस्ड सिस्टम के अंदर। इवन दो आप विंडोज़ बेस्ड सिस्टम में भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज रूल्स। अब अगर आपने कोई मैनेजर यूज़ करना है तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो लिनक्स आपको 2 तरह के मैनेजर्स प्रोवाइड करता है, एक फायरवॉल D है और एक UFW है। जो फायरवॉल D है वो CentOS बेस्ड एप्लीकेशंस में आपको मिलता है और जो UFW है दैट इज़ अनकम्प्लिकेटेड फायरवॉल, जो Debian और Ubuntu बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उसके अंदर UFW की फायरवॉल आपको अवेलेबल होती है। बाय डिफ़ॉल्ट तो ये स्टॉप होती है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इसको एनेबल करके रन भी कर सकते हैं। इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, अभी तो हम सिर्फ थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को हम बाद में देखेंगे जब हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे। अभी आपको सिर्फ एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग देनी है कि लिनक्स में शेल इंस्टॉलेशन, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, लॉगिंग सर्विसेज क्या होती हैं। तो इससे आपको जब बुनियादी तौर पे एक बेसिक सा आइडिया हो जाएगा तो फिर हम आगे लेके चलेंगे इसको। UFW में ये देखिए मैंने एक लिंक इस्टेब्लिश किया है। UFW बेसिकली UFW नेट फिल्टर के रूल्स को अप्लाई करता है अपनी सिक्योरिटी के अंदर। ये तो थी इसकी सिक्योरिटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको इन मैप्स की ज़रूरत है, आप समझते हैं आपको ये मैप्स चाहिए आपके लिए, तो आप कमेंट कीजिए और अपना ईमेल शेयर कीजिए, ये मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसका नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्किंग का। तो नेटवर्किंग का आपको अगर अंदाज़ा हो कि बेसिकली एलोकेशन ऑफ IP एड्रेस है टू द कंप्यूटर नोड टू हैव द आइडेंटिटी, टू हैव द रिसोर्सेज और टू एक्सेस द अदर रिसोर्सेज। तो IP एड्रेस की एलोकेशन कैसे होती है? आप कैसे IP एड्रेस दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को बाय यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो देयर आर 2 मेथड्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक मीन्स कि आपने मैनुअली उसको एड्रेस असाइन करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये ब्लैक स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, ये EN01 के ऊपर इसको एक IP एड्रेस मिला हुआ है जो 172.168.221.19, ये इसको एक IP एड्रेस मिला हुआ है। अब ये फाइल कौन सी है जहाँ पे आप IP एड्रेस एलोकेट करते हैं? तो वो ये पाथ है, या हम देखेंगे आगे चल के कि ये IP एड्रेस आपने स्टैटिकली कैसे असाइन करना है और इस फाइल को कैसे एडिट करना है। स्टैटिक तरीका तो ये हो गया। अब डायनामिकली जब आपने IP एड्रेस करना है तो कैसे एलोकेट करना है? दूसरा मेथड इसका डायनामिक वाला मेथड है। इसमें जो यही फाइल है जिसका हमने ऊपर अभी जिक्र किया IFENO1, इसमें जब हम इस फाइल को एडिट करेंगे तो इसमें बूट प्रोटोकॉल जो DHCP लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे जब आप स्टैटिक कर देंगे तो आपको स्टैटिक एड्रेस एलोकेशन करनी पड़ेगी। इसमें अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लिनक्स की जाएंगे तो फिर हम ये आपको
आपका इसको इजीली करेंगे भी और आपको करने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। अब तीसरा ऑप्शन नेटवर्किंग के अंदर सर्विसेज का होता है। सर्विसेज कौन सी हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर चल रही होती हैं, जैसे DHCP की सर्विस है जो डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो IP एड्रेसेस को असाइन करती है। DNS जो IP टू नेम रेजोल्यूशन है। नेटवर्क डिस्कवरी के लिए SMB है। फाइल शेयरिंग के लिए CIFS है। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल NTP है। अगर आपने लिनक्स को एक्सेस करना हो फ्रॉम द रिमोट साइट दैट इज़ SSH, जो कि सिक्योर सॉकेट होस्ट कहलाती है। फिर इसी तरह रिमोटली एक्सेस करने के लिए टेलनेट है और VNC है। तो नेटवर्किंग और सिक्योरिटी के हवाले से इसमें जो मेन जो पॉइंट्स थे वो यही थे। आप देख रहे हैं कि इसमें समझने में इसको कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जो चीज़ आपके लिए हो सकता है आपने इसको बहुत मुश्किल समझा हो, लेकिन देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट एट ऑल। अब जो नेक्स्ट हमारी पॉइंट है हमारा वो सर्विसेज एंड डीमन्स का है। तो आप देख रहे हैं कि हमने बड़े ही थोड़े वक्त में इंस्टॉलेशन, शेल एंड बेसिक स्ट्रक्चर, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी को हमने कवर कर लिया हुआ है और विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो नेक्स्ट हमारे पास अब आ जाता है सर्विसेज एंड डीमन्स। तो सर्विसेज को जब एक सर्विस चलेगी तो उसको हमने देखें चलाना कैसे है, उसको रोकना कैसे है, एनेबल कैसे करना है, डिसेबल कैसे करना है, यही 4 पॉइंट्स होते हैं। तो सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास जो इसके अंदर सिस्टम कंट्रोल मैकेनिज़्म होता है, और सिस्टम कंट्रोल मैकेनिज़्म की जो कमांड है लिनक्स में वो दैट इज़ सिस्टम CTL। सिस्टम CTL से सर्विस को आप पहले एनेबल करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं या उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो एज एग्जांपल अगर आपने स्टॉप करनी है सिस्टम CTL स्टॉप, दैट इज़ पोस्ट फिक्स। ये पोस्ट फिक्स ईमेल सर्विसेज हैं, उसको आपने स्टॉप करना है, सिस्टम CTL सिस्टम कंट्रोल स्टॉप पोस्ट फिक्स करेगा। एनेबल डिसेबल करना है, एनेबल पोस्ट फिक्स, डिसेबल पोस्ट फिक्स। एनेबल डिसेबल करने से क्या होगा, जब आप उसको डिसेबल करेंगे तो आपकी वो सर्विस डिसेबल हो जाएगी। मशीन आपकी जब रीबूट होती है तो वो सर्विस नहीं चलेगी। जब आप उसको एनेबल करेंगे और रन कर देंगे तो जैसे ही आपकी मशीन बूट होगी वही सर्विस आपकी एनेबल होके चलने लग पड़ेगी। कॉमन सर्विसेज, जिस तरह ये सर्विस की हमने बात की, तो इसी तरह कॉमन सर्विसेज कौन कौन सी है। देखिए एक है इसमें ऑडिट की सर्विस है। डी को साथ में देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है। डी स्टैंड फॉर डीमन। कोई भी सर्विस जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड में चलती है उसको हम डीमन्स कहते हैं। ऑडिट की सर्विस है जो आपके पूरे सिस्टम का ऑडिट कर रही होती है, आपका टाइम सिंक करती है, वो cron YD है। cron D डॉट सर्विस, अगर आप कुछ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट रन करना चाहें, ऑटोमेटेड सर्विसेज ऐड करना चाहें तो वो हम cron के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर नेटवर्क मैनेजर है, जैसे आपकी मशीन बूट करती है, नेटवर्क की सर्विसेज IP एलोकेशन, उसको नेटवर्क के ऊपर लेके आना, वो नेटवर्क मैनेजर से हो रहा होता है। अगर आपका कोई शेयर है उसको एनेबल करता है, वो NFS है, नेटवर्क फाइल शेयरिंग उसको कहते हैं। फिर RSys लॉग है जो आपके कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनके लॉग्स को मेंटेन करता है। और SSD है जो सिक्योर सॉकेट होस्ट को देखती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ 5 से 10 मिनट की डिस्कशन रह गई है जिसमें हम हार्डवेयर एंड डिस्क्स को देखेंगे और फिर मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग को देखेंगे। तो हार्डवेयर एंड डिस्क्स में क्या है, हार्डवेयर एंड डिस्क में डिस्क्स हैं। डिस्क कितनी किस्म की होती है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। IDE डिस्क्स हैं, ये पुरानी मशीन्स में आती थी, अब IDE को रिप्लेस कर दिया गया है SATA के ज़रिए। और SAS है जो कि सर्वर्स में है। फिर USB स्टोरेज हैं, USB और SSD, ये मोरलेस तकरीबन एक ही तरह की चीज़ है। जो SSD तो मशीन के अंदर है, USB आप पोर्टेबल आप यूज़ करते हैं। अब इन्हीं डिस्क जब आप यूज़ करते हैं तो पार्टीशंस कैसे करते हैं, ठीक है। ये इसकी एक कमांड है लिस्ट ब्लॉक। तो ये लिनक्स के अंदर इस तरह की पार्टीशन बनती हैं। तो परेशान बिल्कुल होना नहीं है, ये अब हम नेक्स्ट चलेंगे तो आपको ये मैं बताऊँगा कि इसकी पार्टीशंस कैसे करते हैं और ये LVMs ये क्या चीज़ें हैं। स्वैप आपको पता है लिनक्स में वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। जितने आपकी मशीन की रैम होती है उससे डबल स्वैप होती है। आपकी लिनक्स की मशीन इन केस अगर आपकी स्वैप पार्टीशन आपकी रैम फिल हो जाए तो आपकी स्वैप पार्टीशन को एज ए रैम यूटिलाइज़ करता है। इसमें फिर एक वॉल्यूम का मैनेजर है जिसको हम लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर कहते हैं। फ़र्ज़ किया आपने 2 GB डिस्क आपने असाइन की अपने लिनक्स को, बाद में वो फुल हो गई तो अब आप उसको एनहांस बड़ा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे,
नॉर्मल केसेस में तो ये होता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा वैनिश करके रीइंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन लिनक्स में LVM मौजूद है जिसको लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर कहते हैं। अगर आपके पास बाकी पार्टीशन में डिस्क अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है, तो आप LVM के ज़रिए अपनी उस मेन पार्टीशंस की जो साइज़ है उसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, नई डिस्क्स ऐड कर सकते हैं अंडर द सेम पार्टीशन। नेक्स्ट फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम में भी अगर आपको याद हो तो हम इस फाइल सिस्टम को ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जिस तरह, अगर आप विंडोज़ से फेमिलियर हैं तो NTFS है, FAT16 है, FAT32 है, वो वाले फाइल सिस्टम मौजूद हैं। लेकिन लिनक्स में एक्सटेंडेड, इसको EXT को एक्सटेंडेड फोर्थ पार्टीशन है, फाइल सिस्टम है, एक्सटेंडेड 3, एक्सटेंडेड 2, ये सारे फाइल सिस्टम हैं। लेकिन जो प्रेजेंटली चल रहे हैं, अगर आप बहुत बड़ी पार्टीशंस पे काम करना चाहते हैं, सर्वर लेवल पे बहुत बड़ी और एफिशिएंट पार्टीशंस और बहुत ज़्यादा डेटा के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो फिर B-tree और ZFS फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है लिनक्स के लिए। जिस तरह फेसबुक है, गूगल है, बहुत पीटाबाइट्स और ज़ीटाबाइट्स में उनकी स्टोरेजेस होती हैं, तो उसमें B-tree और ZFS यूज़ होता है। लास्ट पॉइंट, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग में भी CentOS में अगर आपने मॉनिटरिंग करनी है तो मैसेजेस की शक्ल में है। कैसे है ये आपको हम बाद में दिखाएंगे। Ubuntu में syslog है, जनरल CTL, जनरल कंट्रोल की इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है जो आपको लॉगिंग और उसकी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करनी होती है। जैसे आपकी मशीन अगर अब नॉर्मल बिहेव कर रही है, कोई एप्लीकेशन ठीक तरीके से नहीं एग्जीक्यूट हो रही, तो आपको क्या करना है। तो लिनक्स में एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है कि हम उसकी लॉगिंग और मॉनिटरिंग अनेबल करके वो देखते हैं कि वो एप्लीकेशन क्यों ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर रही। ये तो है इसकी लॉगिंग। तो मॉनिटरिंग देखें दो तरह से है, एक लोकल मॉनिटरिंग है और एक रिमोट मॉनिटरिंग है। लोकल मॉनिटरिंग के लिए आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो ATOP है, SAR है और VMstat है। ठीक है, ये अभी आप नाम सिर्फ ज़हन में रख लीजिए, बाद में हम इनको करके भी दिखाएंगे आपको। दूसरा रिमोट मॉनिटरिंग है। अगर आप सर्वर्स की रिमोट मॉनिटरिंग करना चाहें, रिमोट मशीन्स पड़ी हुई हैं उनको आप मॉनिटर करना चाहें, तो आप कैसे मॉनिटर करेंगे। देखें, आप हर मशीन पे जाके खुद से तो नहीं एक एक चीज़ को मॉनिटर कर सकते। तो क्या करेंगे, हम उन तमाम मशीन्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे और एक जगह पे बैठ के उसको मॉनिटर करते रहेंगे। तो वो कौन सा ऑप्शन है, वो अब एप्लीकेशन Nagios है। उससे आप अपने 10, 20, 50, 100, 150 जितने भी नंबर ऑफ़ सर्वर्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। Zabbix के ज़रिए मॉनिटर कर सकते हैं और Icinga के ज़रिए मॉनिटर कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रहे कि मैं यहाँ पे सिर्फ ओपन सोर्स और फ्री एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, पेड एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, इनको मैं आपको समझाऊँगा भी कि Nagios और Zabbix और Icinga में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और इनको आगे लेके कैसे चलते हैं। तो वंस अगेन आपको माइंड मैप के हवाले से अगर ये मैप्स चाहिए, अगर आप समझते हैं ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, प्लीज़ कमेंट में अपना ईमेल शेयर कीजिए ताकि मैं आपको ये ईमेल कर सकूं। और कुछ इसमें अगर बेहतरी आप समझते हैं, बेहतरी करनी चाहिए, तो वो भी प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।